बारे में तो जनरली लोग जानते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रूट से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहूँगी कि ये जो आपका पॉलिटिकल एक जर्नी रही, आपकी जो ये राजनीतिक यात्रा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपने इस Hi everyone, this is RJ Kalpana and you are watching Unscripted Chats with RJ Kalpana। हर दिन एक नई कहानी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने आज मेहमान से मिलवा देना चाहती हूँ। हमारे साथ हैं कोल विधायक अनिल पाराशर जी। सर, स्वागत है आपका हमारे शो पर और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो जनरली लोग जानते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रूट से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी कि ये जो आपका पॉलिटिकल एक जर्नी रही, आपकी जो ये राजनीतिक यात्रा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपने इस लाइन को क्यों चुना? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। हर व्यक्ति का जीवन में कुछ निहित होता है। मैं तो गांव की पृष्ठभूमि का रहने वाला व्यक्ति, गांव से चलकर अलीगढ़ पढ़ाई के नाते आना हुआ और गांव का पूरा कल्चर अपने जेहन में आज भी है। गांव की गरीबी क्या होती है, गांव की दशा क्या होती है, गांव की दिक्कतें क्या होती हैं, खेती किसानी से लेकर और आम जो विलेज लिविंग स्टैंडर्ड है हमारा, वो सब अभी भी जहन में है। और हर व्यक्ति अपने आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए रास्ते चुनता है। मेरा रास्ता अलीगढ़ तक आया और अलीगढ़ में आने के बाद मैं यहाँ सहयोग कहो इसे, या मेरे जीवन को एक आगे बढ़ाने की दिशा कहो, विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का अवसर मिला। और माननीय राधेश्याम जी, माननीय संजीव राजा जी, जो शहर के पूर्व विधायक भी रहे थे, उनसे मुझे जुड़ने का मौका मिला और उन्होंने मुझे एक व्यक्ति निर्माण की तरह, जो संस्था कही जाती है हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे जोड़ने का काम किया। और एक क्राउड मूवमेंट के साथ हर समय हमारी पुरानी स्थिति थी रहने की, और भीड़ में रहने की आदत भी थी। उस भीड़ में छात्र जीवन में छात्र हमारे साथ थे, गांव के जीवन में गांव के यार दोस्त हमारे साथ थे। वो यात्रा कारवा बढ़ता चला गया। विद्यार्थी परिषद के बाद हमें स्वदेशी जागरण मंच में काम करने का मौका मिला, आरएसएस में काम करने का मौका मिला, और उसके बाद बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनने का मौका मिला 93 में। और उसके बाद युवा मोर्चा में काम करने का मौका मिला। उसमें चाहे मंडल अध्यक्ष हो, जिला मंत्री हो, सन 2000 में जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और उसके साथ साथ जब सर्विस नहीं लगी, पढ़ाई के कंप्लीट करने के बाद, एलएलबी मेरी 92 में कंप्लीट हो गई थी। एक दो बार ट्राई भी किया, मेहनत भी की, नौकरी नहीं मिली, तो व्यापार में हाथ आजमाया और ईश्वर ने व्यापार में हाथ पकड़ा। और व्यापार के साथ साथ सामाजिक कार्यों में हाथ चलाया अपना, और दोनों चीजें साथ साथ रही। ये सुखद मेरे लिए एक अनुभव है कि हम सामाजिक जीवन में, राजनीति में भी जुड़े रहे और आर्थिक जीवन में व्यापार से भी जुड़े रहे, और एक सफल व्यापार के नाते हम लोगों ने अपना व्यापार, आज भी हमारा सफल व्यापार है। और सन 2000 में पार्टी ने मौका मुझे जिलाध्यक्ष बनने का दिया, और भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष में सन 2000 में बना। 2005 तक अलीगढ़ के युवाओं को एक संस्कृति के साथ, संस्कार के साथ, अनुशासन के साथ मुझे जोड़ने का अवसर मिला, पार्टी ने दिया। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का 5 साल अध्यक्ष लगातार रहना बहुत बड़ी बात होती है। माननीय राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, उसमें हमारे गुप्ता जी भी मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद मिली जुली सरकार भी देखने को मिली, और विपक्ष का रवैया, विपक्ष की भूमिका में भी हम सबको रहने का मौका मिला। और अलीगढ़ की जैसी सांस्कृतिक विरासत है, उसमें चाहे एएमयू कल्चर रहा हो, या हमारा सनातन धर्म की परंपरा रही हो, या वर्ग विशेष का आतंक भी रहा हो बीच में, उन तीनों से रूबरू होने का अवसर मिला। और संघर्ष की राजनीति भी साथ साथ चली, और उस संघर्ष की राजनीति के दौरान जैसा होता है कि कुछ सीखने का मौका मिला, कुछ जानने का मौका मिला, और आगे बढ़ने का मौका भी उस संघर्ष की राजनीति से मिला। और मैं कह सकता हूँ कि 2005 में जिलाध्यक्ष के बाद सीधा पार्टी ने मुझे प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी, प्रदेश के मंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद खेलकूद प्रकोष्ठ का मुझे संयोजक भी बनाया, और फिर सीधा प्रदेश से बाबूजी कल्याण सिंह जी जब पार्टी से थोड़ा नाराज हो गए थे, तो पार्टी का महामंत्री मुझे प्रदेश से बनाकर यहाँ भेजा।
और उसके बाद यात्रा विभिन्न दायित्वों पर होती हुई पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश का संयोजक भी रहा, 6 लोगों की कमेटी का एक मेंबर भी रहा और क्षेत्रीय दक्षिण प्रांत का उपाध्यक्ष भी रहा, पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी कई बार रहा। और 2012 में मैंने पहली बार पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी कोल विधानसभा से सीट मांगी और वो सीट नहीं मिली तो पार्टी को कार्यकर्ता की भूमिका में रहकर लड़ाया भी, लेकिन उस समय हम लोग उस सीट को नहीं जीत पाए। अलीगढ़ में बहुत सी सीटें हम तो लोग हार गए थे, सारी सीटों को हम लोग उस समय हारे थे, बाबूजी कल्याण सिंह जी की सीट को छोड़कर। तो बाबूजी भी उस समय अलग थे हमसे जी। लेकिन 2017 में और 2014 से विशेष रूप से एक सफलतम राजनीति की शुरुआत हुई और भारतीय जनता पार्टी का परचम 2014 में लहराया और उसका 2017 में पार्टी ने मुझे विधानसभा चुनाव लड़ाया और भारी बहुमत के साथ में विजय हुआ। उसके बाद 2022 में लड़ाया, उसमें विजय श्री मिली जी। यहाँ तक की यात्रा तो ये है। और उसके साथ ही मैं समझता हूँ कि इस दौर में जी आजकल बहुत ज़्यादा एक परंपरा ये रहती है कि देन एंड देयर कुछ मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी ईमानदारी से मेहनत के साथ कोई भी काम करें, व्यापार करें, राजनीति करें, संगठन में काम करें, अगर मेहनत उसमें जुड़ी होगी तो आपको फल भी मिलेगा। आज नहीं मिला है तो कल मिलेगा। और मैं बिचलू नाम की शब्द कोई हमारे यहाँ नहीं था। हम संघर्ष की राजनीति भी की, सफलता की राजनीति भी की और सफलता दौर में हम लोग भाजपा के इस समय है और आज विधायक के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी आपने संघर्ष और सफलता की बात की, तो आपने जो कार्यकर्ता के तौर पे ज्यादातर काम किया वो तब किया जब पार्टी भी संघर्ष कर रही थी और आप खुद भी संघर्ष कर रहे थे, और आज पार्टी को भी सफलता मिली है, तो तब जो कार्यकर्ता काम करते थे और आज के जो कार्यकर्ताओं में आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए, अब हमारी जो कल्चर है, चाहे सामाजिक कल्चर हो चाहे राजनीतिक कल्चर हो, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हुआ है जी। एक तरफ जो हमारा फिजिकली मिलना जुलना होता था, लोगों से रूबरू होना होता, उसमें कमी आई है, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा हम बहुत लोग निकट भी आए हैं जी। और ये समय का दौर भी है, समय की आवश्यकता भी है। लेकिन मेरा कहना चाहिए कि हम लोग जो हमारे सामाजिक रिश्ते हैं वो भी बहुत मजबूत होने चाहिए और जो हमारे सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग जो कुछ आपस में संपर्क रह सकते हैं वो भी होना चाहिए। सोशल मीडिया के द्वारा आप अपनी एक्टिविटी दिखा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से क्या चल रहा है आपके समाज में वो आप जब जाकर देखेंगे, नजदीक जाकर देखेंगे, तभी आपको पता लगेगा। तो दोनों चीज़ों का महत्व है और मैं समझता हूँ आज के दौर में भागम भाग वाली जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं है। आज हर व्यक्ति बिजी है जी। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मतलब भागम भाग के नाते ही पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसमें निश्चित रूप से हम लोगों का जो व्यक्तिगत संबंध है, हमारे पारिवारिक जीवन है, हमारा सामाजिक जीवन है, उसमें कुछ न कुछ समय अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हमें निकाल कर रखना चाहिए और वहां से सीख कर उसे समाज में लागू भी करना चाहिए। और विशेष रूप से जो पाश्चात्य प्रभाव हमारे समाज में पड़ रहा है उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग अपने जीवन में, वो हमें रखना चाहिए। और मैक्सिमम जो सनातन कल्चर है हमारा, जो हिंदू कल्चर है हमारा, सनातन एक जीवन पद्धति है हमारी, हिंदू एक जीवन पद्धति है हमारी, उसको अपने बुजुर्गों से सीख कर और अपने लिए और अपने साथ साथ अपने छोटों के लिए और अपने समाज के लिए उसको एक प्रभावित करने का हम लोग को काम करना चाहिए, जिससे हम लोग अपने संस्कार को न भूलें, अपने समाज को न भूलें, अपने सनातन को न भूलें और अपने बुजुर्गों को भी न भूलें। बिल्कुल। अभी अपने समय की बात की, तो होता क्या है जनरली जब हम अपने संघर्ष के दौर में होते हैं तो लोग हमसे उतना नाराज नहीं होते जितना कि जब हम सफल हो जाते हैं उसके बाद नाराज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अभी आप विधायक हैं और अब दूसरा टेन्योर आप अपना रिपीट कर रहे हैं, तो लोगों की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रहती होंगी आपसे और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनकी अपेक्षाओं पे आप खरे नहीं उतर पाते होंगे। तो ऐसे में आप इस पब्लिक क्रिटिसिज्म को कैसे डील करते हैं? क्योंकि एप्रिसिएशन भी मिलता है, लोग बुरा भला भी कहते हैं, तो इन सब चीजों को आप कैसे डील करते हैं? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक पंक्ति है, चरे बेती चरे बेती। आप सतत जीवंत अगर आपका जनसंपर्क होगा, लगातार होगा, जीवंत जनसंपर्क होगा और आपकी जो एक लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल में सामने वाला व्यक्ति अगर अंतर नहीं देखेगा तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीजें नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव बदल जाएगी। लेकिन आप समस्याओं से बचने का प्रयास करेंगे, सामने वाले व्यक्ति की दिक्कतों से प्रयास करेंगे, उसके साथ कम से कम जूझने का जज्बा जरूर आपके अंदर होना चाहिए। हर समस्या दूर नहीं हो सकती, लेकिन हर समस्या के समाधान के लिए प्रयास तो कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को इतना विश्वास होना चाहिए कि हम जो समस्या हमारे समाज की है या उसके व्यक्तिगत समस्या है
उसके समाधान के लिए हमने क्या प्रयास किया। हम्म, और राजनीतिक जीवन में तो समस्याएं एक तरह से मान के चलिए कि कभी कभी आग का गोला भी होती है, जी, उसमें पेट्रोल डालने वाले बहुत से लोग होते हैं। उनको लगातार वार्ता के साथ और द्विपक्षीय वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता, सामाजिक लोगों के साथ वार्ता, समन्वय के साथ वार्ता अगर आप करेंगे और निष्पक्ष रह के करेंगे तो आपका समाधान भी होगा समस्या का, और समाधान के साथ साथ जो निष्पक्ष समाधान होगा उस पर समाज की मुहर भी लगेगी। और चाहे वो व्यक्ति जिसके पक्ष में समाधान हो रहा है, जिसके विपक्ष में समाधान हो रहा है, अगर मेरिट के साथ समाधान हो रहा है तो उसको हर पक्ष मंजूर करेगा, मानेगा। बिल्कुल। अच्छा, विकास की बात करेंगे। जब भी हम डेवलपमेंट की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अड़चनें बीच में आती हैं। तो अगर अगर मैं आपकी बात करूं तो जो आपने लोगों से प्रोमिसेस किए हैं या जो आप करना चाहते हैं अपनी विधानसभा के लिए, उनको पूरा करने में क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने रहे हैं अब तक? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि हमें जब अटल जी की सरकार बनी हम्म, उस समय का हमें अच्छा खासा पार्टिसिपेट करने का राजनीतिक रूप से मौका मिला। अटल जी के बाद सरकार मोदी जी की आई 2014 में। हम्म, प्रदेश में सरकारें बाबूजी कल्याण सिंह जी की भी रही, माननीय राजनाथ सिंह जी की रही, और उसके बाद वर्तमान में योगी जी की सरकार है। संगठन के नाते हमें मौका उस समय मिला था पार्टिसिपेट करने का, लेकिन सत्ता के नाते हम लोगों को जनप्रतिनिधि बनने के साथ साथ आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी के साथ काम करने का मौका मिला है। और 2014 से ये यात्रा शुरू हुई, एक तरह से परिवर्तन यात्रा शुरू हुई देश के लिए, और देश के सामने सुखद परिणाम भी इसके आए। एक तरफ चैलेंजेस भी आए, एक तरफ विकास से संबंधित एक अच्छी खबरें भी हमारे साथ रही। चैलेंज को भी स्वीकार किया, मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। कोविड जैसी महामारी का दौर भी हम लोगों ने एक सफलतापूर्वक नियंत्रण के साथ देखा, और एक विश्व में नेतृत्व के साथ निदान की भी हमने एक कोशिश करके दिखाई, सफलतम कोशिश हुई। विशेषकर 2014 के बाद आप देखेंगे कि मोदी राज आने के बाद में एक विश्वास की राजनीति शुरू हुई, और विश्वास की राजनीति के साथ मैं कह सकता हूं कि विश्वास शुरुआत हुई और विश्वास के साथ विकास की भी शुरुआत हुई। और एक जनता के अंदर, भारतीय जनता के अंदर, इस प्रदेश की जनता के अंदर एक ऐसा लगा कि हमको एक देशव्यापी नहीं, पूरा एक ग्लोबली लीडरशिप हमको मिली है। और इस ग्लोबली लीडरशिप का इम्पैक्ट एक तरफ तो ग्लोबल पूरे विश्व में रहा, दूसरी तरफ भारत में भी उस लीडरशिप को सर्व समाज के द्वारा सबका साथ सबके विकास नारे के साथ स्वीकार किया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी उदारवादी कदम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए देश के अंदर, उसमें जनता ने मोहर लगाई उन निर्णय पर। नेतृत्व ने निर्णय दिया कि ये निर्णय कैसा है, लेकिन जनता ने उस निर्णय को और अधिक सराहने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं कि जितने भी उदारवादी कदम, सुधारवादी कदम हमारे देश में लागू हुए, आज सफलता के साथ उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। क्योंकि नारे के साथ राजनीति हम लोगों ने नहीं की। और उससे भी बड़ा सौभाग्य उत्तर प्रदेश का रहा कि मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल प्लेस मेजोरिटी नहीं, एक ऐतिहासिक मेजोरिटी के साथ 2017 में बनी। 300 सवा 300 से अधिक विधायक हमारे रहे, और एक सुधारवादी राजनीति जिसमें कहना चाहिए कि 2017 से पहले, 2016 से पहले और 2002 के बीच में जो जंगल राज कायम रहा प्रदेश के अंदर, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, एक सरकार नाम की चीज नहीं थी। लोकतंत्र ऐसा लगता था कि बिल्कुल जो यसमैन है उसी के लिए लोकतंत्र है। जिसने भी कोई अगर टेढ़ी बात कह दी है, सरकार के खिलाफ कोई बात कह दी, तो उसके लिए लोकतंत्र नाम की चीज नहीं थी। गुंडागर्दी पराकाष्ठा पर थी, चाहे हत्या हो, अपहरण हो, लोकतंत्र का हनन हो, वो चरम सीमा पर 2002 से लेकर 2003 से लेकर 2017 तक का दौर आपने देखा होगा। पहले मुलायम सिंह जी की सरकार रही, उसके बाद मायावती जी की सरकार रही, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार रही। उन तीनों सरकारों का आप हर स्तर पर एक कंपैरिजन चार्ट बनाएं, और 2017 के बाद वर्तमान 2025 तक की जो भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार प्रदेश में रही है, उसमें तुलना करें। चाहे हमारे आर्थिक विकास की दर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिलाओं का कल्याण हो, चाहे गरीबी का कल्याण हो, चाहे समतामूलक समाज की स्थापना रही हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर रहा हो, चाहे किसानों का सम्मान हो, समाज के हर वर्ग के लिए सर्वांगीण विकास की योजनाएं योगी जी की सरकार के द्वारा, मोदी जी के नेतृत्व में दी गई। और सफलतम सरकार, केवल सफलता का नारा नहीं हमारे साथ, सफलता के नारे के साथ हमारा क्रियान्वयन का नारा भी है। जो भी योजनाएं प्रदेश के द्वारा, प्रदेश से और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के योगी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा दी गई है, उनका सफलतम क्रियान्वयन हम आम जनता के अंतिम पायदान करने में सफल रहे हैं। और आज उसी का कारण है, आपने देखा होगा, चाहे लखपति दीदी का नारा सफल हुआ हो हमारा, चाहे आवास का नारा सफल हुआ हो,
चाहे हमारा स्वच्छ भारत मिशन का नारा सफल हुआ हो, चाहे किसान सम्मान निधि का नारा सफल हुआ हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का नारा सफल हुआ हो, हर बैंक को खाता मिले, बैंक खाता मिले, डीबीटी डायरेक्ट उसे खाते में आई हो, वो नारा हो। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जीरो टॉलरेंस तक पहुंचाने का हमने काम किया हो, तो मैं समझता हूँ जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में सम्मान के साथ उसका नाम लिया जा रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ हमको पहले कमरा भी किराए पर नहीं मिलता था, आज पूरे देश के लोग, पूरे प्रदेश अन्य प्रदेशों के लोग दिल खोलकर अपना स्वागत करते हैं। कोई यूपी से योगी जी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, योगी जी की जनता यहाँ पर आई है, मोदी जी के काशी की जनता यहाँ पर आई है, अयोध्या की जनता यहाँ पर आई है, कृष्णधाम मथुरा की जनता यहाँ पर आई है। इस तरह से एक सनातन धर्म के साथ साथ अतिथि सत्कार भी उनका होता है और उनको सम्मान के साथ नवाजा भी जाता है। अच्छा, राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आती हैं आम जन के लिए, तो आप कैसे श्योर करते हैं कि वो आम जन तक पहुंचे? आप अपनी विधानसभा में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे ये सब चीजें ट्रैक करते हैं? देखिए, मैं 2017 में विधायक बना, एक उदाहरण देकर आपको बताना चाह रहा हूँ जी। कि सबसे पहले राशन की वितरण व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी। मेरे अलीगढ़ जनपद में ही जब 2017 में हमारी सरकार बनी तो एक एक राशन की दुकान पर 10-10 दुकानें अटैच कर दी गई थी, सस्पेंड करके। ओके। जब देखा तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से अपना विषय रखा कि राशन वितरण व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, और मैं समझता हूँ कि 20-25% राशन जनता को नहीं मिलता था। उसकी कालाबाजारी, उसका पूरा माफियागिरी और ये सब चीज़ें चल रही थी। तो उसी समय आपको ध्यान हो कि पॉस मशीन के माध्यम से राशन वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ, और मैंने अलीगढ़ में जब हम पहली बैठक में बैठे, हमने कहा मैंने कोल विधानसभा में सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू करी। बगैर किसी राजनीतिक दबाव के हमने इच्छा शक्ति के आधार पर अपने यहाँ पॉस मशीन से राशन वितरण व्यवस्था शुरू की, और आपको आश्चर्यजनक परिणाम हुआ कि पहले ही वर्ष में हम लोग 80% राशन वितरण तक पहुंच गए। पॉस के माध्यम से 80%, जहाँ 25-30% राशन पड़ता था, वो राशन वितरण 80% तक जनता के दरवाजे पर, जनता के द्वारा दिए जाने लगा। और कोई भी दुकान अटैचमेंट में नहीं रहेगी, गांव की दुकान गांव के अंदर चलेगी, उसका वितरण सुनिश्चित होगा। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ। इसी तरह से चाहे हमारे स्वच्छ भारत योजना चली हो, उसके बाद में किसान सम्मान निधि की योजना चली हो, हमने कैंप लगाकर जनता के द्वार पर जनता की सरकार को पहुंचाया, और जनता का विश्वास गेन करके हम लोगों ने उसका समाधान उसके दरवाजे पर जाकर किया। हर कल्याणकारी योजनाओं का कैंप हमने सरकार ने दरवाजे पर लगाया, ब्लॉक स्तर पर लगाया, न्याय पंचायत स्तर पर लगाया, ग्राम पंचायत स्तर पर लगाया। उसका परिणाम ये हुआ कि मैक्सिमम लाभार्थी उन योजनाओं से जुड़ा, उसका क्रियान्वयन हुआ, और सफलतम क्रियान्वयन के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी पूर्ण रूप से हुआ। ये योगी जी की सरकार के द्वारा हो सकता है, ये मोदी जी के द्वारा हो सकता है, ये हमने करके दिखाया। और साथ ही ये भी करके दिखाया कि मोदी और योगी जी और भाजपा नेतृत्व और यह भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। एक तरफ चाहे देश के मोर्चे हो, प्रदेश के मोर्चे हो, दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल जो भी हमारी समस्याएं हो, उनका भी निदान सफलतापूर्वक किया है। और ये सरकार भाजपा की सरकार कर सकती है, ये काम भाजपा की सरकार के द्वारा मोदी और योगी जी का नेतृत्व कर सकता है। और उसी नेतृत्व का परिणाम है कि आज आम कार्यकर्ता भी पूरी जवाबदेही के साथ 12 महीने जनता के बीच में रहता है। जी। आपने किसी और पार्टी का आज तक नहीं देखा होगा हम अपनी जवाबदेही के साथ अपने जनता के निर्णय के लिए जाते हो। आज हम केवल वोट मांगने नहीं जाते, हम 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में रहते हैं, और जनता की लोक कल्याणकारी योजना जनता के हित में कैसे लागू हो, इस काम के लिए लगातार प्रयास करते हैं। और उसका परिणाम भी हमें सुखद मिलता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, पूछते भी हैं, जनता के बीच में बैठते भी हैं कि हमारी कमी हमें बताओ, हमारी अच्छाई मत बताओ, हमारी अच्छाई अपने गाँव की चौपालों में बताओ, लेकिन अगर हम आपके सामने आ रहे हैं तो हमारी कमियां हमें बताओ, जिससे हम कमी को सुधार करके और अधिक प्रभावी तरीके से, चाहे विकास कार्य हो, चाहे लोक कल्याणकारी हो, उनको लागू कर सके। लोगों से कनेक्ट करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए आप कितना फ्रिक्वेंटली लोगों के बीच में जाते हैं, कितना जल्दी जल्दी जनसभाएं करते हैं? देखिए, अगर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी आपके ऊपर है जी, तो ईमानदारी की बात है कि जो 4-6 घंटे आपको अपने घर पे सोने के लिए चाहिए, वो तो चाहिए। जीवन की दिनचर्या निभाने के लिए आपको 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे का अपने निजी जीवन के लिए चाहिए। बाकी 17-18 घंटे का अधिकार जनता का बनता है। जी। अगर आपके मन में ये आ जाए कि मैं जनप्रतिनिधि बन गया, मैं सबसे ऊपर हो गया, तो सबसे बड़ी मूर्खता हम लोगों की होती है। जनता से ऊपर कोई नहीं है, सबसे बड़ी जनता है, और बनाने वाला बनने वाले से बड़ा होता है। इसलिए जनता जनार्दन भी कहा गया, उनको देवतुल्य जनता भी हम लोग कहते हैं। उसका ऋण कभी हम लोग उतार नहीं सकते। जनता ने जो हमें मौका दिया है, उसका पूर्ण उपयोग, पूर्ण समय का उपयोग जनता हित के लिए हमें करना चाहिए। चाहे विकास के कार्य हो, चाहे जनता के लोक कल्याणी कार्य हो,
या जनता का सुख दुख हो। अब जनता अपेक्षा बहुत ऐसा नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है। वो चाहेगी कि मेरे व्यक्तिगत कामों में विधायक जी आए, मेरे पब्लिक प्रोग्राम में भी विधायक जी आए, और मेरे हालचाल लेने विधायक जी आए, और मेरे दुख में भी विधायक जी मेरे दरवाजे पर आए। जी। तो आज आप देख रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी का एक दौर हो, आजकल जनता की सूचना तंत्र बहुत मजबूत है। जनता को ये मालूम है कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ। सोशल मीडिया के द्वारा सारा पता है उनको जो है। जी। आज झूठ की राजनीति नहीं हो सकती। जी। सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, डिजिटल ये अपने मोबाइल के सर्विलांस सिस्टम ऐसा संसार है ये दुनिया का, कि डिजिटल दुनिया में आप लोग झूठ नहीं बोल सकते। सत्य की राजनीति ही चलेगी, झूठ की राजनीति बहुत लंबी नहीं चलेगी। कहते हैं कि झूठ की काठी आप एक बार चढ़ा सकते हो, सत्य के आधार पर आप सदा, चाहे जनप्रतिनिधि रहें या न रहें, लेकिन आपका स्वाभिमान और आपका सम्मान उस चेहरे पर बोलता है। और वही हमारा मोदी जी का संदेश है, वही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का संदेश है कि जनता के बीच में जनता की भावना के हिसाब से हम काम करें। और वही काम आज की सरकार कर रही है। मोदी जी वही काम कर रहे हैं, योगी जी वही काम कर रहे हैं, और उनके दिशा निर्देश पर हम लोग भी वही काम जनता के कल्याण के लिए कर रहे हैं। लोगों की तमाम समस्याएं रहती हैं, सड़क, बिजली, पानी, नाली, नाले, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, और आप उन्हें उनका समाधान करने का भी प्रयास करते हैं। क्या आपने अब तक जो भी किया है, आप जो भी कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, काम ऐसी चीज है, विकास कार्य ऐसी चीज है कि इसमें लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है। जी। हम एक काम से संतोष प्राप्त कर लेंगे, हमने ये काम करा लिया, हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया, ये कहना गलत होगा, हमारी गलतफहमी होगी। 2017 का अलीगढ़ आपने देखा है, 2014 का अलीगढ़ आपने देखा है। अगर आपके पास वीडियो फुटेज हो 2014 से पहले के हो, 2017 के पहले के हो, अलीगढ़ महानगर की बात कर रहा हूं मैं। अलीगढ़ महानगर में अगर देखा जाए तो भाजपा नीति सरकार के द्वारा, मोदी और योगी जी के द्वारा हजारों करोड़ रुपए के काम अलीगढ़ के डेवलपमेंट के लिए कराए गए हैं। कहने को कोई आलोचना करता रहे, लेकिन पिछले 8 साल का ट्रैक रोड अलीगढ़ महानगर का, अलीगढ़ जिले का उठा कर देख लीजिए। मैं अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहता हूँ, महानगर की जिम्मेदारी लेते हुए कहता हूँ, अलीगढ़ महानगर में हजारों करोड़ रुपए के काम अलीगढ़ के विकास के लिए हुए हैं। एक तरफ अलीगढ़ को पहले जहाँ गंदगी के लिए जाना जाता था, मक्खी मच्छर नाले के लिए जाना जाता था, आज अलीगढ़ को ताला और तालीम के लिए जाना जाता है। जी। एक तरफ एएमयू जैसा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हमारे पास है, तो दूसरी तरफ मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के सफलतम प्रयासों से, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, विद्यार्थी परिषद के संघर्ष से आज एक विश्वविद्यालय हमको राजकीय विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के रूप में मिला है। इसके संघर्ष के साथ ही हम सब लोग रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि एएमयू के टक्कर का विश्वविद्यालय हम लोगों को मिला है। आज वहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्स, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का एक बढ़ावा देने के लिए हो, या एकेडमिक कैरियर को बढ़ावा देने के लिए हो, कॉम्पिटिटिव कैरियर को बढ़ावा देने के लिए हो, मैं समझता हूँ हजारों छात्र वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन एफिलिएशन के माध्यम से काम कर रहे हैं। और आज अलीगढ़ के चारों जनपदों को शिक्षा के क्षेत्र के, अलीगढ़ से आगरा जाना पड़ता था, आज वो सारा काम राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बच्चों के उज्जवल भविष्य करने के लिए यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है। दूसरी तरफ आ जाइए आप बिजली के क्षेत्र में। पहले बिजली चंद जिलों में आती थी, आज अलीगढ़ महानगर में 24 घंटे बिजली है, तहसील स्तर पर 22 घंटे बिजली है, और ग्रामीण स्तर पर 18-19 घंटे बिजली है। कहीं कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत माइनर फॉल्ट हो, या लाइनों में डिफॉल्ट हो, या ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग हो, उससे तो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत आ सकती है। लेकिन बिजली सप्लाई जो है, जैसी बिजली लखनऊ को मिलेगी वही बिजली अलीगढ़ को मिलेगी, वही बिजली आपको सहारनपुर को मिलेगी, वही बिजली गाजीपुर चंदौली को मिलेगी। कहीं कोई भेदभाव नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सारे के सारे 75 जिले आज के वीआईपी जिले हैं, और वीआईपी जिलों के माध्यम से हम 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हमने ट्यूबवेलों को फ्री बिजली देने का काम किया। मुझे खुशी है कि उसमें मैं भी एक भाग रहा। मैंने विधानसभा में मांग की थी कि जब हम नहरों का पानी, बम्बे का पानी किसानों को फ्री देते हैं, तब ट्यूबवेल का पानी क्यों फ्री न दें। तो माननीय योगी जी ने उस पर मोहर लगाई, और विधानसभा के माध्यम से किसानों को फ्री बिजली देने का काम ट्यूबवेल के माध्यम से भी किया गया। और आज सफलतम फ्री ट्यूबवेल, जिनमें बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, वो पानी हमको लगातार मिल रहा है। 10 घंटे ट्यूबवेल की बिजली मिलती है, दिन बाद बिजली मिलती है। दूसरी तरफ आप देखिए अलीगढ़ में, आप 2014 और 2017 से पहले का अलीगढ़ देख लीजिए, कोई रोड ऐसी नहीं थी जो रोड रात को कम से कम निकलने लायक हो। आज आप देख लीजिए, चाहे आप जीटी रोड पर चले जाइए, चाहे सूत मिल पर चले जाइए, सारसल पर चले जाइए, रेलवे स्टेशन से एएमयू की तरफ चले जाइए, रेलवे स्टेशन से जमालपुर की तरफ चले जाइए, रेलवे स्टेशन से कठपुतला तक चले जाइए, आप सूत मिल से जेल रोड होते हुए रेलवे स्टेशन आ जाइए, या सीधे आगरा रोड निकल जाइए आप,
या मथुरा रोड निकल जाइए, हर रोड पर एक महानगरों का जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर 70-80% तक हमारा पूरा हो चुका है और आने वाले समय में 30-40% इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रह गया है, वो उस पर भी लगातार काम जारी है। आप सोच सकते थे कि क्वारसी चौराहे पर आपको पुल भी फ्लाईओवर मिल सकता है। आप सोच सकते हैं एएमयू का जो बहुत पुरानी मांग थी एएमयू स्टाफ क्लब की कि आप हमारा पुल बनाइए, तब हम मान के चलेंगे योगी मोदी जी की सरकार है, तो हमने पुल ही नहीं बनाया, उस पुल को चालू करके भी दिखाया। जिसकी शुरुआत हमने 2021 में की थी, उस पुल को हमने 2024 में उस पर हमने ट्रैफिक भी चालू करके दिखाया है। आज एएमयू पुराना पूर्वी हिस्सा किला रोड से पूरी तरह जुड़ चुका है, जिसकी मांग बहुत पुरानी मांग थी। हमने सबका साथ सबके विकास के नारे को निभाया है। आज आप देखिए जो आपका कमालपुर रोड है, जो ISPCS कोचिंग सेंटर में जोड़ता है हमारा GT रोड से कमालपुर बाईपास, आज वहां भी 4 लेन पुल चालू है। 100 करोड़ से ऊपर का पुल है। DFCC कॉरिडोर के पास हमने कंटेनर यार्ड भी बनने जा रहा है, लोडिंग अनलोडिंग सेंटर भी बनने जा रहा है आपको। वो भी हमारा आगे भविष्य में बहुत बड़ा एक कारण अलीगढ़ के लिए होगा, विकास के लिए कारण होगा। आज आप देख रहे हैं छर्रा अड्डे से लेकर बोनेट राज तक, जिसमें एटा चुंगी का फ्लाईओवर का काम शुरू हो चुका है। आप कभी सोच सकते थे कि एटा चुंगी फ्लाईओवर बन जाएगा, क्वारसी चौराहे पर फ्लाईओवर बन जाएगा, या एटा ये एएमयू किला रोड पर भी हमारा फ्लाईओवर बन जाएगा, जेल रोड वाला फ्लाईओवर अधूरा पड़ा था वो चालू हो जाएगा। इसके अलावा हमने जिन पुलों की मांग देहात क्षेत्र में भी, चाहे सैगर नदी का पुल हो, सोनट गोकुलपुर का पुल हो, आप देख रही है कि आपकी देहात से जुड़ी हुई है, देहात क्षेत्र से कई बार उन सरकारों ने सामान तक वापस उठवा दिया वहां से। हमने 35 साल से अधूरे पड़े पुल को, सैगर नदी के पुल को चालू कराया और आज अलीगढ़ से विजयगढ़ की दूरी मात्र 25 किलोमीटर की जगह 12 किलोमीटर कर दी हमने। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसी तरह से देहात क्षेत्र में हमने 6 बिजली घर देने का काम किया। आज ओवरलोडिंग नहीं है बिजली घरों की कहीं भी। देहात क्षेत्र में पूरी बिजली मिल रही है। थोड़ा बहुत माइनर फॉल्ट कोई हो सकता है तो लाइनों की वजह से हो सकता है, लेकिन बिजली की सप्लाई में कोई बाधा नहीं है। आज हमने 132 kV का मथुरा रोड पर एक बिजली घर सेंक्शन और करा रहे हैं, वो भी सप्लाई हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम और मजबूत हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो है छर्रा अड्डे से लेके बौनेर को 4 लेन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बौनेर पर भी एक फ्लाईओवर हमने सेंक्शन कराया है 4 लेन का, 6 लेन का, बल्कि वो भी 100 करोड़ से ऊपर का हुआ, उसका टेंडर हो चुका है। सूत मिल से लेकर नादा चौराहे तक का 4 लेन का रोड आपको बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से जो खेरसर चौराहे पर जहां एक्सीडेंट की भरमार होती है खेर रोड पर, वहां भी 6 लेन का फ्लाईओवर का काम शुरू होने वाला है, उसका टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो खेर रोड पर आपका खेरेश्वर पर 6 लेन फ्लाईओवर हो गया, आपका बौनेर पर 6 लेन फ्लाईओवर हो गया, एटा चुंगी पर 4 लेन फ्लाईओवर हो गया, क्वारसी चौराहे पर ताला नगरी को जोड़ने वाला काम जिसमें रोड भी 4 लेन हो रही है प्रदेश सरकार के द्वारा, वहां भी 4 लेन का फ्लाईओवर हो गया। एक फ्लाईओवर आपका एएमयू किला रोड चुंगी पर हो गया, जेल रोड वाला फ्लाईओवर चालू हो गया। तो विकास के काम भी मैं समझता हूँ अलीगढ़ जनपद को पिछले 7-8 साल में जितने मिले हैं, और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभारी हूँ मैं कि जितना विकास कार्य मेरी विधानसभा में मिला है उसके लिए विशेष रूप से आभारी हूँ। और ऐसा नहीं है बिजली के क्षेत्र ही नहीं, बिजली का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, फ्लाईओवर का क्षेत्र हो। आज आप स्वास्थ्य क्षेत्र देख लीजिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल 100 बेड का था 2017 से पहले, आज हमने 400 बेड तक मंजूर कराया है। 400 बेड के साथ मेडिकल कॉलेज के लिए हम प्रस्तावित है उसमें। उसके अलावा हमने 100 बेड का ट्रामा सेंटर भी आधुनिक सुख सुविधाओं से सज्जित, जो भी ट्रामा सेंटर की सुविधाएं हमको JNMC में इमरजेंसी में नहीं मिल पाती कभी कभी, वो सुविधाएं भी आने वाले 4-6 महीने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, चाहे MRI हो, चाहे CT स्कैन हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे क्रिटिकल सर्जरी हो, चाहे जनरल OPD हो, हर तरह का इलाज, मेडिकल कॉलेज की तरह का इलाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में आपको आने वाले मिनिमम 1 साल के अंदर आपको शुरुआत हो जाएगी। तो ये भी स्वास्थ्य सेवाओं हमने बहुत सारे काम कराए हैं, मोहल्ला क्लिनिक में हमारे चालू और क्या क्या आप देख रहे हैं? और देखिए मेरा एक प्रयास है, मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ लोग हो सकता है इसको अनलग रूप से कहने लग जाए जी। हमने एक तरफ एयरपोर्ट देने का काम किया है जी, दूसरी तरफ हमने 6 लेन फ्लाईओवर दिए, 4 लेन फ्लाईओवर दिए हैं। ठीक है, एक तरफ हमने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी खेर रोड पर देने का काम किया है। ठीक है। ये कनेक्टिविटी हमारी ओल्ड GT रोड जिसे बोलते हैं, बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी है। इसमें आने वाले समय में हम एयरपोर्ट को राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से मेट्रो से जोड़ने का प्रस्ताव रहेगा हमारा। फिलहाल हम चाहे ई बस चलवा रहे हैं या सिटी बस चलवा रहे हैं, इसमें वातानुकूलित बस भी चलवा रहे हैं, सिटी बस को हम लोग स्मार्ट सिटी की तरफ से। लेकिन एक सपना है हमारा अलीगढ़ जनता के लिए आने वाले समय, वो सपना पूरा हुआ निश्चित रूप से। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रदेश सरकार के द्वारा मांगी गई है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के पेश होने के साथ ही हम मेट्रो का संचालन अलीगढ़ में, क्योंकि खेरेश्वर से आगे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, उससे लगभग 35 किलोमीटर आगे जेवर का
विश्व का एयरपोर्ट। सबसे बड़ा एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अप्रैल में शुरू होना था, मैं समझा 3-4 महीने बाद शुरू हो जाएगा वो एयरपोर्ट भी। तो एक तरफ जेवर का एयरपोर्ट होगा, एक तरफ अलीगढ़ का एयरपोर्ट होगा, और अलीगढ़ के एयरपोर्ट के साथ साथ हम एयर मेंटेनेंस का काम, एयर मेंटेनेंस का हब भी एटा रोड पर डेवलप होने जा रहा है। और पार्ट 1 हमारा खेरेश्वर से आगे, राजा महेंद्र यूनिवर्सिटी से आगे वहाँ शुरू हो चुका अंडला के पास। तो जिस तरह से अलीगढ़ की भविष्य की संभावनाएं हैं, और अलीगढ़ एनसीआर के नजदीक भी है, हम छोटे छोटे 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी के लिए हमारे युवाओं को दिल्ली न भटकना पड़े, नोएडा न भटकना पड़े, मुंबई न जाना पड़े। हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारा रोजगार हमको युवाओं को मिला भी है। आज हमारे रोजगार की दर, रोजगार जनरेशन की दर अलीगढ़ की एनसीआर की तुलना में बहुत अच्छी है। हमारे युवा अलीगढ़ में रोजगार, टेक्निकल हैंड हो या नॉन टेक्निकल हैंड हो, बहुत अच्छा रोजगार हमको मिल रहा है। ताला और तालीम के माध्यम से, डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से, एयर मेंटेनेंस हब के माध्यम से, प्राचीनतम हमारे जितने भी हमारे परंपरागत काम है उनके माध्यम से अलीगढ़ के युवा को रोजगार अलीगढ़ में ही मिले, ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में करने जा रहे हैं। जैसे महिला सुरक्षा और महिला स्वावलंबन को लेकर क्या क्या प्रयास हैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं को हर क्षेत्र में एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए, महिलाओं के लिए जागरूक है। और शुरू से जो मोदी जी ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी भी सरकार ने कोई नारा दिया हो तो बताइए आप। हमने प्राइमरी क्लास से लेकर बेटी के अंदर एक स्वाभिमान की भावना पैदा हो, एजुकेशन के माध्यम से हो, एजुकेशन के बाद में उसका रोजगार के माध्यम से भी एक अच्छा उसका उत्साहवर्धन हो, और रोजगार के बाद में उसकी आगे की जीवन यात्रा भी सुखद हो। तो सबसे पहले जरूरी होती है प्रदेश की कानून व्यवस्था। हमने कानून व्यवस्था के माध्यम से पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में दिखा दिया कि अगर हमारी इच्छा शक्ति है तो हम बेहतरीन कानून व्यवस्था का एक पालन भी करा सकते हैं, और बेहतरीन कानून व्यवस्था हम जनता के लिए दे सकते हैं। उसी का सुखद परिणाम ये हुआ कि हमारी बेटी, चाहे रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, निश्चित रूप से कहीं भी पहले चिंता होती थी माँ बाप को कि हमारी बेटी गई है, स्कूल गई है, दोपहर तक सुरक्षित आ जाए। पेरेंट्स को जाना पड़ता था, या माँ बाप को जाना पड़ता था, भाई को जाना पड़ता था। मैं आज गारंटी से कह सकता हूँ, इस योगी जी की सरकार में आज बेटी चाहे रात को 2 बजे कहीं भी निकल जाए, चाहे अन्य किसी काम से किसी भी समय कहीं भी निकल जाए, किसी आंख में लाने की हिम्मत हमारी बेटी की, बहनों की तरफ नहीं है। ये सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का नतीजा हमारे सामने है। और महिलाओं के कल्याण के लिए, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे हमारे महिलाओं के कुटीर उद्योग हो, महिलाओं के परंपरागत उद्योग हो, इन उद्योगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसमें रोजगार की जो जो संभावनाएं हो सकती हैं, हम लोग उन परंपरागत कामों के माध्यम से महिलाओं को, बेटियों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित न रहे, कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से हम लोगों को बचपन से बेटी पैदा होने से लेकर शादी तक बेटी किसी माँ बाप के लिए एक बोझ की संकल्पना खत्म हो जाए, ऐसी कन्या सुमंगला योजना हम लोगों ने शुरू की है, जिसमें पढ़ाई भी उसकी होगी, पढ़ाई की उच्च शिक्षा भी पूरी होगी, और उसके बाद गृहस्थ जीवन बसाने के लिए उसको आवश्यक पैसा भी उस समय तक मिल जाए, ऐसी योजना कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की योजनाएं, श्रम विभाग की योजनाएं या अन्य विभागों की जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा कंसेप्ट उसमें निहित है। उस कंसेप्ट के द्वारा हम वो महिलाओं का एक जीवन स्तर सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। और लखपति दीदी बनाने का जो प्रोग्राम माननीय मोदी जी ने शुरू किया है, उसका क्रियान्वयन धरातल पर देखने को मिल चुका है। आज हम जितने भी आवास की योजनाएं दे रहे हैं, हम अपनी बहन बेटी के नाम दे रहे हैं, जिसके अंदर स्वाभिमान रहे और उसे एहसास हो इस घर की मालकिन, मैं मालकिन के नाते मालकिन नहीं हूँ, प्रॉपर्टी की मालकिन भी मेरी बहन बेटी है। इस उद्देश्य को साकार कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में और खेल कूद के क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या क्या किया गया है आपके विधानसभा में? देखिए, एक जमाना था कि जब युवाओं को खेल कूदों से दूर रखा जाता था जी। आज मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार है। आप देख रहे हैं, एक तरफ खेलो इंडिया का नारा संकल्प हमारा पूरा हो रहा है, दूसरी तरफ हर ब्लॉक में ही नहीं, हर न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक खेल का मैदान विकसित हो, इस नाते हमारी सरकार काम कर रही है। और युवा कल्याण के माध्यम से हम लोग, खेल विभाग के माध्यम से हम लोग एक तरफ बेटियों को हिस्सेदारी खेलों में मिले, एक तरफ बेटों को हिस्सेदारी खेल में मिले, क्योंकि खेलने कूदने से ही व्यक्ति का मस्तिष्क विकास करता है। जो हमारी टीनेज ग्रुप होता है, टीनेज ग्रुप में सबसे ज्यादा महत्व हमारा खेल का होता है। हमारा शरीर मजबूत होगा तो हमारा मस्तिष्क भी मजबूत होगा। और दोनों खेल कूद और मस्तिष्क मिलकर उसको कैरिकुलम एक्टिविटी में बच्चे को आगे बढ़ाते हैं।
आज हमारी सरकार चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे मिडिल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, तीनों एजुकेशन का एक समन्वय बनाकर बच्चा प्राइमरी क्लास से लेकर उसके अंदर कैरिकुलम एक्टिविटी के प्रति भाव जागृत हो, उसके बाद खेलों में आगे बढ़े, एजुकेशन में आगे बढ़े, कॉम्पिटेटिव एजुकेशन में आगे बढ़े, कैरिकुलम एक्टिविटी में आगे बढ़े। इस तरह का ढांचा हमारी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से दिया है। संस्कार भी उसमें निहित हो, हमारे महापुरुषों की ज्ञानवर्धन जितना भी विकास गाथाएं हैं वो भी उसमें निहित हो, ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ हमारी सरकार प्राइमरी शिक्षा के विकास के लिए संकल्प है। हम लोग पंचायतों के माध्यम से, हम लोग सरकार के माध्यम से कायाकल्प का जो एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें प्राइमरी एजुकेशन हमारी लगातार आगे बढ़ रही है। बच्चों को जूता कैसे मिले, समय पर ड्रेस कैसे मिले, किताब कॉपी कैसे मिले, ये चिंता भी सरकार कर रही है। और डीबीटी के माध्यम से अब बच्चे को पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। 1200 रुपये खाते उसके बच्चे के खाते में आते हैं, पेरेंट के खाते में आते हैं। वो बाजार में से अपनी मनचाही राशि से अपना सामान ले और एक टाई, बेल्ट, मोजा, जूते और बैग लटका के कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा पद्धति के साथ बच्चा स्कूल में आवे, उसके अंदर हीन भावना से ग्रसित न हो, और कॉन्वेंट की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो प्राइमरी एजुकेशन मिल रही है उसको, और कॉन्वेंट और प्राइमरी का गैप हमने खत्म करने का काम किया है। उसके बाद वो मिडिल क्लास, माध्यमिक क्लास में प्रवेश ले, उसके बाद माध्यमिक क्लास में आते आते रोजगार भी तय कर ले। उसके अंदर अगर स्किल है तो स्किल एजुकेशन हमारे पास है, उसके अंदर अगर टैलेंट है तो टैलेंट एजुकेशन भी हमारे पास है। इस तरह की चाहे अटल आवासीय योजना हो, हमारा अटल आश्रम पद्धति विद्यालय हो, श्रम विभाग के अनेकों विद्यालय हो, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, इस तरह के विद्यालयों के माध्यम से एजुकेशन की गुणवत्ता को बहुत आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है और हम लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आप युवाओं को किस तरीके से देखते हैं कि सोशल मीडिया के आने से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या उससे फायदे ज्यादा ले पा रहे हैं? देखिए, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि हर चीज की अपनी अपनी उपयोगिता है। गांव की चौपाल की भी आज भी उपयोगिता है जी। गांव की मेड़ पर बैठकर कुछ सीखने की भी आज भी उपयोगिता है। गांव के कुएं पर पानी पीने की भी आज उपयोगिता है। गांव के ट्यूबवेल पर नहाने की भी अपनी उपयोगिता है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में हम एक तरफ नजदीक तो आए हैं, विचार भी हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे बहुत ज्यादा लगातार दूर होने का काम कर रहे हैं। मेरा समय हर चीज का एक उपयोगी हो सकता है, लेकिन अति हर चीज की बुरी हो सकती है। एडिक्शन हमारा किसी भी विषय को लेकर नहीं होना चाहिए। हमको एक स्वस्थ सोच के साथ, जैसे एजुकेशन में अगर हमारा खेलकूद में हम स्वस्थ होंगे तो पढ़ाई में स्वस्थ होंगे। इसलिए विचार अगर हमारा स्वस्थ होगा तो एडिक्शन की हम जो भी आदतें हमारी हो, चाहे वो मोबाइल की लत हो हमारी, चाहे अन्य कोई भी खराब लत हमारे साथ में हो सकती है, उसका एक ही माध्यम है संस्कार। अगर हम संस्कार की वैल्यू हमारे अंदर होगी तो अन्य चीजें सब बाईपास हो जाएंगी। मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूँगा, मेरा सौभाग्य रहा है अलीगढ़ की राजनीति में युवा राजनीति की है। मैंने युवा राजनीति बचपन से लेकर अब तक शिक्षा के साथ साथ युवा राजनीति से जुड़ा भी रहा हूँ मैं, विद्यार्थियों की राजनीति से भी जुड़ा रहा हूँ मैं, स्कूल की राजनीति से भी जुड़ा रहा हूँ मैं। लेकिन संस्कार अगर आपके पास है तो आपका स्वाभिमान सर्वोच्च होगा। संस्कार आपके पास नहीं है तो कौन से पल पर आप अपना नाम भी बिगाड़ सकते हैं, अपने परिवार का नाम भी बिगाड़ सकते हैं, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। साथ ही जो माँ बाप हमें सिखाते हैं तो सबसे बड़ी पाठशाला हमारे माँ बाप की होती है। माँ बाप कभी बच्चों का हित नहीं चाहते, जो वो कह रहे हैं उसका हमें अच्छा रस पालन करना चाहिए। हम कितने भी योग्य हो जाएं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम माँ बाप से ज्यादा योग्य नहीं हो सकते। जो बाबा की संस्कार है, जो अम्मा का संस्कार है, जो माता पिता का संस्कार है, घर में अपने से बड़ों का संस्कार है, वो पाठशाला दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला है। और जो सीखने की पाठशाला है, सीखने की पाठशाला जन्म लेने के साथ व्यक्ति अंतिम सांस तक अगर सीखता रहेगा, अच्छा सीखता रहेगा तो अपने जीवन को सफल कर ले जाएगा। और जहाँ व्यक्ति में ये है आ जाए कि मैं सबसे ज्यादा योग्य मैं ही हूँ, तो वो उसी दिन से उसका पतन भी शुरू हो जाता है। युवाओं को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे अनुकूल चीजें हैं उन्हें संस्कार के साथ ग्रहण करें, जो हमारे जीवन के लिए प्रतिकूल चीजें उनका एडिक्शन अपने साथ ना आने दें, ऐसा मेरा विचार है। और युवाओं की शक्ति इस देश की शक्ति है। आज लगभग 60-65% युवा इस देश का युवा शक्ति के रूप में है। चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, युवाओं के सार्वभौमिक विकास के लिए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। उन सरकारी योजनाओं का लाभ युवाओं को अधिक से अधिक उठाना चाहिए। जहाँ नौकरी है नौकरी में जाएं, नौकरी नहीं तो व्यापार में जाएं। खाली हाथ एक पल भी बैठने का अधिकार युवाओं का नहीं होना चाहिए। सामाजिक कार्यों के साथ, राजनीतिक कार्यों के साथ अपनी जीवन रोटी की भी चिंता करें, अपने रोजगार की चिंता करें। बेरोजगारी के साथ बहुत दिन तक लंबा आदमी व्यक्ति चाहे समाज में चाहे राजनीति में सफल नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूंगी युवाओं से जुड़ा हुआ है।
आजकल हम देखते हैं फिल्मों में जो पॉलिटिशियन, मतलब अभी नहीं, शुरू से ही देखा है हमने कि पॉलिटिशियंस की इमेज बहुत अच्छी नहीं होती है, ज्यादातर विलन के उसमें दिखाया जाता है। और फिर आजकल हम देख रहे हैं मीम्स वगैरह भी आते हैं कि जैसे आपके जो युवा सपोर्टर्स होते हैं पॉलिटिशियंस के, बेसिकली ये जो रिलेटिव्स होते हैं, जो यूथ, जो बच्चे होते हैं जनरली 20 से 30 साल के बीच में, एक फेमस डायलॉग भी है कि चाचा हमारे विधायक हैं। कि आपको क्या लगता है कि मतलब क्या पॉलिटिशियंस का संरक्षण पाके इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना, और ये सोच के कि हमारे पास तो विधायक जी का सपोर्ट है, ये जो सोच है युवाओं की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सोच को मैं तो दुर्भाग्य कहूंगा जी। कि हम लोग तथाकथित जीवन में अगर जीने का प्रयास करेंगे, एंड लॉ एंड तो ऑर्डर भी बहुत छोटे छोटे की, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ नहीं, दिया, विधायक जी की धमकी दे दी। मैं वही कहने वाला हूँ कि हम लोग हकीकत को न देखकर हम लोग सपनों की दुनिया में अगर रहेंगे तो यही होगा। जी और आप देखिए, जनता की एक एक चीज पर निगाह है। जी मैंने कहा सिग्नल ट्रैफिक जोड़ा, तो तीसरी आंख आपको देख रही है लगातार। और आप इस तरह से, मैं तो अपना जानता हूँ, मैंने संघर्ष की राजनीति के बाद यहाँ आया हूँ। पढ़ाई भी मैंने पूरी की है, ऐसा नहीं पढ़ाई पूरी नहीं की, संघर्ष के साथ पढ़ाई पूरी की है। और छोटी उम्र में मैंने अपने पेरेंट को, पिता को भी खोया है। उसके बाद भी अगर जो सपना दिया माँ ने दिया या पिता ने दिया कि पढ़ाई पूरी करो, उस पढ़ाई को पूरा करने का प्रयास किया, युवाओं के साथ रहने का प्रयास भी किया, युवाओं की राजनीति करने का प्रयास किया। लेकिन कहीं भी संस्कार को बिगाड़ने के लिए ये मन में भय जरूर रहा कि कहीं कोई ऐसा संस्कार या ऐसा काम हमसे न हो जाए जिससे हमारी बदनामी हो, हमारी परंपरा की बदनामी हो। माँ बाप बहुत सपनों के साथ आपको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। गांव से एक एक रुपया जोड़ने के साथ आपको पढ़ने के लिए शहर में भेजते हैं, या शहर के माँ बाप मजदूरी के साथ साथ आपको पढ़ाने का काम करते हैं। और उसका हम लोग दुरुपयोग करेंगे और सबसे पहले अपने आप से झूठ बोलने का काम करेंगे, अपनी गलत चीजों को छुपाने का प्रयास करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं अपयश देखना पड़ेगा। और अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको यश भी देखने को मिल सकता है। मेरा राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं, आपको पता है जी। कोई भी गॉडफादर मेरा राजनीति में नहीं है। मैंने संगठन का काम किया, संगठन को विश्वास में लेकर काम किया और संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का काम किया। और पार्टी ने, संगठन ने मुझे मौका दिया। पहली बार टिकट में समझता हूँ भीड़ थी टिकट मांगने वालों की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने मुझे भरोसा किया, मुझे पहले बार 17 में टिकट दिया। 2022 में बहुत लोग मांग रहे थे, सैकड़ों लोग टिकट मांग रहे थे कोल विधानसभा से, तो दोबारा भी मुझे चुना। मैंने पार्टी के भरोसे को साकार पूरा करने का काम किया और जीतने का भी काम किया। लेकिन पार्टी हो, परिवार हो या समाज हो, वो सबसे बड़ा है हमारे लिए। संगठन ही सेवा है, ये नारा मोदी जी ने दिया है जी। हम संगठन को सत्ता से जोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे सामाजिक संगठन हो, पारिवारिक संगठन हो या एक सत्ता का संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो। हम जब नहीं, हेलमेट नहीं है आपको रोकने का काम किया। दो तरीके हैं उसमें, एक तो आपने सीखा हो कि मुझे हेलमेट लगा के चलना चाहिए, एक आपने ये प्रकार उसको रास्ता दिखाने का काम किया या उसको मोबिलाइज करने का काम किया, चौराहे पर खड़े सिपाही को। लेकिन उसमें क्या उद्देश्य पूरा हो गया? क्या आप आगे अगले चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया, आप उसी हेलमेट को सिर पे लगा के चलते, हमारा सिर बच जाता, हाथ पैर चले जाते। ऐसे सैकड़ों युवा नहीं, हजारों युवा हमारे काल के गाल बनने का काम कर रहे हैं। आए दिन आप देख रहे हैं कि हाई स्पीड एक्सीडेंट होने का काम हो रहा है। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, हम हवा से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे मोटरसाइकिल है, कार है, हवा से तो बात मत करो, अपने जीवन की चिंता करो। और एक एक दो बच्चे आज के जमाने में सबके पास जी। ये तो चिंता करो कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। तो ये सब चीजें सेल्फ मोटिवेट चीजें होती हैं और संस्कार के साथ आती हैं। संस्कार हमारा होगा तो हम लोग सेल्फ मोटिवेट होंगे, संस्कार हुआ तो अनुशासन होगा, संस्कार होगा तो हम सनातन की तरफ आगे बढ़ने का काम करेंगे। और सनातन से समाज की जो अच्छी अच्छी चीजें हमारे जेहन में रहेंगी, तो जेहन में जब अच्छी चीजें होंगी तो अच्छाई को लागू करने का हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हो गई। चलिए अभी थोड़ा कंक्लूड करते हैं अपने इंटरव्यू को। क्या कहना चाहेंगे आप जनता से, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे क्या एक संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीति बड़ा एक अजीब डगर है। आप सफल हो गए, सफल होने वाले लोग आपको दिखते ज्यादा है, लेकिन राजनीति में बहुत से बड़ी संख्या असफल होने वालों की होती है। मेरा युवाओं से भी कहना है कि हम पहले अपने जो टारगेट है हमारा एजुकेशन का, उसको शिक्षा को प्राप्त करें, वो प्राइमरी हमारा, और उसके बाद रोजगार पे अपना ध्यान दें जी। राजनीति को रोजगार बनाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल डाउनफॉल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर राजनीति को आप रोजगार के माध्यम से चलेंगे तो राजनीति में सफल नहीं होगी और छोटी छोटी चीजों पर आपकी बदनामी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपको चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो,
राजनीति में आने की इच्छा है तो आप अपने परिवार में सेवा करके देखें पहले। परिवार में जितने सदस्य हैं, 10 सदस्य, 20 सदस्य, 50 सदस्य, उनकी चिंता कर लें, हारी की, बीमारी की, उनकी दवा की, दारू की, ये जो सामाजिक चीज है यही राजनीति हमें कुछ सिखाती है। वहां अगर आप सफल हो जाएंगे अपनी बातों से या अपने कामों से, अपने घर के बुजुर्ग को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को अपना खुश रखने का नजरिया आपके अंदर होगा, उनको सही रास्ता दिखाने का नजरिया आपके अंदर होगा, तो समाज में आपकी स्वीकृता बढ़ जाएगी, आपकी गली में आपकी स्वीकृता बढ़ जाएगी, आपके गाँव में अपनी स्वीकृता बढ़ जाएगी। लेकिन किसी भी गलत चीज को, जो आज समाज के अंदर सबसे बड़ी कमी है, हम लोग गलत को गलत नहीं कहना चाहते। हमें डर लगता है कि सामने वाले का बच्चा हमें टोक देगा, कि आप अपनी तरफ देखिए, हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं। ये कमी हमारे समाज में बहुत बड़ी कमी आ गई है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ये कमी। राजनीति में हमारा काम केवल राजनीति करना नहीं है, राजनीति में रह के हम लोगों को समाज के सुधार का काम भी हम लोगों को दिया गया है। अगर कहीं कोई गलती किसी की दिख रही है, दो पक्ष उसमें है, तो सही क्या है गलत क्या है ये भी हमें आकलन होना चाहिए। उसको बिठालकर उसके निदान की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए और चकाचौंध से सदैव दूर रहना चाहिए। चाहे हम राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे अपने छात्र जीवन में हो, चाहे गृहस्थ जीवन में हो। अगर चकाचौंध में रहेंगे तो हम लोगों की व्यक्ति की चकाचौंध दिखती है, लेकिन उसके पीछे का दर्द नहीं दिखता है। किस तरह से यहाँ तक रियलिटी से बहुत दूर। तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहले अपना रोजगार, अपना स्वाध्याय और अपना संस्कार, अपना सनातन, अगर इस पर ध्यान देंगे तो राजनीति में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा, जैसे बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आपका टेन्योर बहुत लंबा रहा है ना, सफलता बहुत कम दिनों की है अभी और संघर्ष बहुत ज्यादा सालों का है। तो इसमें ऐसी कौन सी एक चीज थी जो आपने बरकरार रखी, मतलब वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट रखा कि नहीं करना है, एक दिन सफलता मिलेगी, करना है, एक दिन सफलता मिलेगी, जिसको आपको टूटने नहीं दिया? ऐसी क्या चीज थी आपके अंदर? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है जी। आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत से पहले मैं तो चलो 2 बार विधायक बन लिया, मुझसे पीछे के लोग मैंने ऐसे भी देखे जो पूरा जीवन देके चले गए, नहीं कर पाए कुछ, पूरा जीवन देके चले गए। जी। मैं चाहे शांति स्वरूप महेश्वरी जी हो, मेरे एकदम पिता समान थे राजनीति में, खुर्लीमल सिंधी जी हो, ज्योति स्वरूप राष्ट्रीय जी हो, हमारे बीच में के नमन जी का संघर्ष हो, माननीय संजीव राजा जी का संघर्ष हो अलीगढ़ की राजनीति में जी, या किशनलाल दिरेल रहे हो जी, उनका संघर्ष भी देखा, उनका पेशेंस भी देखा मैंने जी, जो पार्टी ने आदेश किया, जो संगठन ने आदेश किया, उसका अच्छे से पालन करने का प्रयास किया। जी। आज की तरह उथल पुथल बंद में नहीं रही और केवल हमको सिखाया गया कि आपको संगठन का काम करना है। जी। हमने सोचा भी नहीं था कि पार्टी टिकट देगी और विधायक बनेंगे हम लोग। तो उसमें यही रहा कि हम लोगों को काम करना चाहिए और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सपना है, चरे बेती चरे बेती चरे बेती, लगातार चलना, सतत जीवंत जनसंपर्क रखना और संगठन के लिए काम करना, अनुशासित सिपाही बनकर काम करना, ये जीवन में मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और जब पेशेंस होगा, अनुशासन होगा, लगातार उसके मन में ललक होगी आगे बढ़ने की, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, निश्चित रूप से उसकी किस्मत भी उसका साथ देगी। राजनीति में कर्म के साथ साथ व्यक्ति की किस्मत भी चलती है, लेकिन उसको जितना हम पेशेंस के साथ आगे ले चलेंगे उतना आपको सफलता की दर अच्छी होगी। और जितना हम बिल्कुल डिप्रेस हो जाएंगे या अपने मन को हम सोचेंगे अरे हमारे जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन हम उन्हें भी याद करेंगे जिन्होंने देश की आजादी में भाग लिया था, उनको क्या मिला, उनके जीवन की वही सोचे ना। हम भगत सिंह जी से सीखे, हम लोग राजगुरु जी से सीखे, हम लोग महात्मा गांधी जी से सीखे, पूरा जीवन उन्होंने लगाया। इसलिए हम हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, ध्रुव गोलवलकर जी हैं, या वर्तमान में हमारे प्रचारक हैं, हजारों प्रचारक हैं, लाखों प्रचारक हैं जी, उनको बताइए वो तो देश सेवा में है, सामाजिक सेवा में, वो कोई ध्येय लेके थोड़ी आ रहे हैं। उनके मन में एक ही ध्येय है कि मैं राष्ट्र सेवा कैसे करूं, भारत माता की सेवा कैसे करूं। तो वो भाव जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तो उस भाव के साथ हम लोगों को आगे के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, राजनीतिक क्षेत्र में वही व्यक्ति सफल होगा जो अपने सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी कुछ पहचान बनाएगा। तो हमने पहले समाज में काम किया, संगठन में काम किया, उसके बाद राजनीति में आए। और आज भी सोचते हैं कि विवादों से दूर रहे हम लोग, सस्ती राजनीति हमको न करनी पड़े। सस्ती राजनीति का भविष्य कोई नहीं होता, शॉर्टकट राजनीति का भविष्य नहीं होता कोई। लॉन्ग टर्म में सक्सेस रहने के लिए जनप्रतिनिधि है तो अच्छी बात है, रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो भी मन में कोई विचलन की भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। और आज अगर काम करने का मौका मिला है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूर्ण अपने मनोयोग के साथ जनता की सेवा करूं और विकास कार्यों को अधिक से अधिक हिस्सेदारी प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से लाकर
अलीगढ़ में लाकर उसको संकल्पित करूं, पूर्ण करने का काम करूं, और वो मेरा उद्देश्य सफल हो रहा है। मुझे इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सारी बातें आज हमारे साथ शेयर करी। उम्मीद करते हैं आगे आप ऐसे ही ईमानदारी से जनता की सेवा करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर नमस्कार, जय द श्री राम। इन्फॉर्मेशन यू शेयर्ड विद अस। सो गाइस, कमेंट करके बताइएगा अगर आप कोई सवाल आपको पूछना है हमारे आज के गेस्ट से, अपने विधायक जी से अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग अनस्क्रिप्टेड चैट्स विद आरजे कल्पना। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।